तो नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल के विषय में। उससे भी पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें माइंड कंट्रोल क्यों करना है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो साधक हो या ना हो, चाहे वो हीलर हो या ना हो। देखिए, हम दो स्टेजेस में अपने जीवन को चलाते हैं और उसी के साथ चलते हैं। एक, हम माइंड के स्तर पर यानी कि अपने दिमाग के स्तर पर जीवित हैं या जीते हैं। दूसरा, हम चेतना के स्तर पर जीवित हैं। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से परस्पर जुड़ी भी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस काफी है। अगर आप दोनों को देखें तो आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। जैसे आज के टाइम में, जो आज टाइम चल रहा है, आप जैसे लोगों को देखते हैं तो मैक्सिमम लोग माइंड के स्तर पर जीवित है या माइंड के स्तर पर ही सारी चीजें करते हैं। और दिमाग के स्तर पर कोई चीज करने का मतलब यह होता है कि वो किसी भी चीज को तोल मोल के करता है व्यक्ति, और उसमें लाभ हानि जैसी चीजों को ज्यादा देखता है। अगर ऐसा हो जाए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको समय पर कहीं पहुंचना ही पहुंचना है, और मार्ग में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति उसका एक्सीडेंट हो चुका है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो जो हेल्प करने का जो भाव उत्पन्न हुआ है वो आपकी चेतना से हो रहा है। जबकि आपका माइंड आपसे यही कहेगा कि जब कोई दूसरा मदद नहीं कर रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है और तुम्हारा इससे लाभ क्या होने वाला है। तो इस तल पर सोच रखता है व्यक्ति। चेतना यही कहेगी, क्योंकि दूसरी चेतना तड़प रही है, मर रही है, तो उसके फायदे नुकसान नहीं देखेगी। वो सीधा कहेगी कि इसको जो भी तुम इसकी मदद कर सकते हो करो। लेकिन माइंड कहेगा कि कोई नहीं कर रहा है तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, और फिर हमें जल्दी पहुंचना है, वरना अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। वो अपने तर्क देना शुरू कर देगा। माइंड कहेगा कि इंसान तो मरते ही हैं, सबका वक्त आना ही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो माइंड अपने तर्क बना लेता है, और इसी स्तर पर जीवित रहने वाले लोग ज्यादा हैं। इसी वजह से हम लोगों के अंदर करुणा भावना जैसी चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है। कारण यही है कि हम माइंड के स्तर पर ज्यादा जीवित हैं या ज्यादा सजग हैं, बजाय चेतना के स्तर के। और कहीं ना कहीं हमारी ये एक वृत्ति, जब हम इसको पालते रहते हैं, तो चेतना पर भी बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हैं, तो आप किस प्रकार से इसे कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए, माइंड, जैसे मैंने कहा कि जो मस्तिष्क होता है वो सिर्फ इस बारे में ज्यादा सोचता है कि आपका लाभ किस चीज में अधिक है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही कुछ इस प्रकार से होती है, या आपने स्वयं में उसको बनाया है कि वो फायदे नुकसान को अधिक देखेगा। वो जज्बात जैसी चीजों को नहीं जानता है, वो करुणा जैसी चीजों को नहीं जानता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चलने वाला जो एक यंत्र है हमारे शरीर में, वो दिमाग ही है। और जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करते हैं, जब तक हम उसको थाम नहीं देते हैं, तब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। वरना वो अपनी फिलॉसफी बनाता रहता है, और चूंकि आपका शरीर, आपका पूरा अस्तित्व उसी के कंट्रोल में है, वो सिग्नल भेजेगा कि आपको दर्द हो तो दर्द होगा, वो सिग्नल भेजेगा कि आपको खुशी फील होनी चाहिए किसी मोमेंट में तो होगी। लेकिन वो आपसे अलग नहीं है, वो बस एक प्रोग्राम है, ईश्वर का बनाया प्रोग्राम। लेकिन जो चेतना है वो स्वयं में आप हो। जैसे शरीर हमारा यंत्र है और आत्मा हमारा अस्तित्व है, उसी प्रकार से जो हमारा दिमाग है वो हमारे यंत्र की तरह है, लेकिन हमारी चेतना हमारा अस्तित्व है। हम रियलिटी में चेतना ही है। अगर हमारा ये शरीर हट जाए, या व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी कुछ बचता है ना उसके अंदर। अंदर नहीं मतलब बाहर, उसके अस्तित्व में उसकी सोल बसती है, उसकी आत्मा बसती है। और आत्मा के होने को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ इस पर लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर बहुत
लोगों ने इस पर बात की है आत्मा के विषय में। तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें? हालांकि इस पर बात हो तो बहुत सारी बात हो सकती है, बट हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, हमारे दिमाग का कनेक्शन, या कह सकते हैं हमारे संपूर्ण जीवन का कनेक्शन, हमारे अस्तित्व का कनेक्शन हमारी श्वासों पर होता है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितनी भी विधियां जो माइंड को कंट्रोल करने के विषय में होती हैं कि उसकी बकबक ज़्यादा ना चले, हम चेतना का जो स्तर हमारा घटा हुआ है उसको हम ज़्यादा बल दे सकें और हम चेतनावान बन सकें, तो उसके लिए आपको नॉर्मल सी प्रक्रिया करनी है। उसको बोलते हैं श्वासों की प्रक्रिया या कुंभक पूरक रेचक, जिसको प्राणायाम में भी कहा जाता है। कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोक देना। अगर आप श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर की तरफ रोकते हैं तो उसको बाहरी कुंभक कहते हैं, बाह्य कुंभक कहते हैं। और जब आप श्वास को अंदर की तरफ ले करके उसको अंदर की तरफ रोकते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। पूरक का मतलब होता है श्वास को भीतर की तरफ खींचना, और रेचक का मतलब होता है अपनी श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना। श्वास लेने को पूरक, छोड़ने को रेचक, और उसको होल्ड करने को हम कुंभक कहते हैं। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना इस प्रकार से है कि आप सुबह स्वच्छ होकर सुबह में ये क्रिया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, खाली पेट। तो आपने क्या करना है कि आप किसी आसन में बैठ जाइए, ज़मीन पर आसन बिछा लीजिए। वहाँ बैठने के बाद आपको सामान्य रूप से श्वास लेनी है, सामान्य रूप से श्वास छोड़नी है। उसके बाद आप श्वास को गहरा अंदर तक भरिए और अपने मूलाधार चक्र तक अपनी सांसों को फील करते हुए लेके जाइए, अपने मूल तक। वहीं पर उसे 4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। फिर आप 4 सेकंड तक उस सांस को बाहर छोड़ते रहिए। उसके बाद बाहर पहुंचने के बाद श्वास को 4 सेकंड के लिए वहीं होल्ड कर दीजिए। फिर 4 सेकंड तक श्वास को भीतर लेते रहिए। अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में ये पाएंगे कि आपके अंदर की स्थिरता बढ़ने लगी है। आपका जो मन बार बार बग 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 करता रहता है वो कंट्रोल में आने लगा है। आपका जो उच्चाटित मन है वो स्थिर होने लगा है। आपका जो चंचल मन है वो स्थिर होने लगा है। जो ओवर थिंक मन में चल रही थी वो सब स्थिर होने लगी है। तो ये प्राणायाम जो होता है ये बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम होता है। आप इसको 15 मिनट से लेकर 20 मिनट 30 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत कीजिए। स्टार्टिंग फेज में आपको 15 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए। अब श्वास की प्रक्रिया को लेने में जो सेकंड लगते हैं उसको हम कैसे काउंट करें? तो इसके लिए आप कुछ एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं जो आती है। ओके, मुझे शायद एक एप्लीकेशन याद नहीं आ रही है, याद आएगी तो मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप उससे भी ये कर सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक इसको बोलते हैं। लेकिन आप इसको लंबा मत करिएगा कि आप 6 सेकंड सांस रोकते हैं, 8 सेकंड सांस रोकते हैं, फिर 8 सेकंड छोड़ते हैं। स्टार्टिंग फेज में कोई भी व्यक्ति 4 सेकंड से शुरुआत करे, आगे ना बढ़ाए, कम से भी कम जो प्राणायाम के जानकार नहीं है। ठीक है, हालांकि नुकसानदायक नहीं है, लेकिन आपको इसकी कुछ बातों को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो प्राणायाम कर रहे हैं इसका प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता है। लेकिन काफ़ी बार होता है कि व्यक्ति अगर दमे का रोगी है तो वो बिल्कुल भी इस प्राणायाम को ना करे। जिसको श्वास से रिलेटेड कोई समस्या है वो बिल्कुल ना करे। लेकिन 4 सेकंड के लिए कोई व्यक्ति कर सकता है, और 4 सेकंड की इस रूटीन से आप बहुत हद तक अपने माइंड कंट्रोल कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप चाहें तो इसके टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, 6 सेकंड वाला भी कर सकते हैं। ओके, तो जिस सीक्वेंस में इसको दिया जाता है उसी सीक्वेंस में करें। लेकिन प्राणायाम की ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही तेजी से आपके मन को कंट्रोल करती है। और आप चमत्कारी रूप से देखेंगे कि आपका जो मन है, जो अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करता था, आपके स्वयं के हाथ में नहीं थे, आपकी चेतना पर उसका प्रभाव अधिक था। धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा और आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगेगा। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।